अच्छा, हम लोग बेटा अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 22। देखिएगा जरा। सेक्शन ए इसका हम लोग बाद में करेंगे। पहले जरा सेक्शन बी को देख लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा है। कहता है इन 2021 द प्रोडक्शन पॉइंट ऑन द यूकेस पीपीसी चेंज्ड। कहता है जी कि यूके का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था उसका प्रोडक्शन पॉइंट चेंज हो गया था। एवरेज वेजेस इंक्रीज्ड, आपकी वेजेस बढ़ चुकी थी। Annual wage rate of a waiter was $23,580, while that of a chief executive of a large commercial bank was 16 lakh 17,000 USD per year। ठीक है, ये per annum होती है। A rise in the wages enables people to eat in restaurants more often। कहता है कि जी वेजेस बढ़ने की वजह से लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना शुरू हो गए। Some of the food sold in UK restaurant is imported। In 2021, the UK government signed free trade agreement removing import restrictions with a number of countries। 2021 में यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और इसने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया डिफरेंट कंट्रीज से। पार्ट ए कहता है आइडेंटिफाई टू प्लेसेस वेयर अ प्रोडक्शन पॉइंट कुड बी लोकेटेड ऑन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। बेटा, हम लोगों ने जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था, मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए थे। ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, ये था पॉइंट सी। एक्चुअल पॉइंट, पोटेंशियल पॉइंट, अनअटेनेबल पॉइंट। तो ये तीन पॉइंट्स आ गए। आपसे कितने मांगे हुए उसने? टू। इसका आंसर देखें। पॉइंट इनसाइड द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट आउटसाइड द कर्व। इन तीन में से आपने किसे कितने लिखने? दो। कॉपी करें जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट ए, कॉपी करें। डन। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। एक क्वेश्चन आता है पार्ट सी का। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम द अफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर। क्या सवाल है कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है, 4 मार्क आपका डायग्राम के। मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा जरा। यहाँ पे आ गया आपके पास गुड बाय। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास गुड एक्स। सही है, ये आपका पोटेंशियल आ रहा है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए। ये आपका पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर इस डायग्राम पे मुझे पूरे मार्क्स नहीं देगा। क्यों? उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए, अगर पोटेंशियल में शिफ्ट आ रहा है तो आपको एक्चुअल वगैरह दिखाने की जरूरत है ही नहीं। आपका सिर्फ पीपीसी शिफ्ट करेगा, राइट फुट शिफ्ट करेगा, और वो यहाँ पे कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पे डायग्राम में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेटा ऑनलाइन क्यों, वजह क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन बेटा क्या मसला आ रहा है इस डायग्राम में? नो एरोस नो लेबल। बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता, ये लोग बन गए एरो, लेबलिंग भी हो गई। अब बताओ, अभी भी नहीं मिलेंगे क्यों? बेटा आपको पूरे मार्क इसलिए नहीं मिलेंगे। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता तो एरो भाई, कितने एरो बनाओगे? क्या जंग चल रही है क्या? बेटा पूरे मार्क इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका दूसरी वाली जो बाउंड्री है वो एक्स एक्सेस के साथ टच नहीं हो रही। जब तक ये टच नहीं होगी, जब तक ये टच नहीं होगी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपरली बेटा इसको ऐसे टच करनी है, एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ, जो भी। समझ गए बात को? इसका बड़ा ख्याल रखिएगा, एग्जामिनर इन बातों पे भी आपके मार्क्स खा जाता है। खैर, पार्ट बी पे आते हैं।
Explain two reasons why someone may switch from eating in one restaurant to eating in another restaurant. भाई एक बंदा एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में शिफ्ट क्यों मारता है? क्वालिटी और प्राइसेस कम है, सही है, और मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं लग्जरियस रेस्टोरेंट आके खाना शुरू हो गया, ठीक है। और क्या पॉइंट आ सकता है भाई इधर? प्राइस की बात हो चुकी है बेटा। मैं ये कह सकता हूँ कन्वीनियंस, जो घर के पास है आपने उससे खा लिया जाके, हाइजीन, अदर फैक्टर्स। और क्या हो सकता है? डिफरेंट चॉइसेस, भाई फूड का नेचर, एक फूड वाला चाइनीज बेच रहा है, एक इटालियन बेच रहा है, ठीक है। वैरायटी वेरी गुड, डील्स, पैकेजेस, सही है। तो अब यहाँ पे आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट रीजन, कॉपी करें, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं। द फर्स्ट रीजन of switching to another restaurant, the first reason of switching to another restaurant could be better quality, could be better quality offered by another restaurant, offered by another restaurant, such as better service, comma, better hygiene, etc., which might motivate consumers to switch, which might motivate consumers to switch. यहां पे कितने मार्क मिल गए आपको? 2 मार्क। बाकी इस तरीके से इसको एरो बना के कॉपी कर लें। यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है, प्राइसेस, ये भी एक फैक्टर है, इनकम ये भी एक फैक्टर है, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, डील्स वगैरह, ऑल यू कैन ईट जिस तरह चल रहा होता है, बाय वन गेट वन चल रहा होता है, ये भी आपके पास एक फैक्टर है जो कि आपको मोटिवेट करता है टू मूव टू अनदर रेस्टोरेंट, ठीक है। उसको भी फिर आपने इसी तरह एक्सप्लेन कर, 4 मार्क मिल जाएंगे। पार्ट सी, analyze why the wage of a chief executive of a large commercial bank is higher than that of a waiter. एक सीईओ की वेजेस एक वेटर से ज्यादा क्यों होती हैं? जैसे कि उसने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कि वेटर जो है वो $23,580 कमाता है साल के, और एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो $16,17,000 कमाता है साल के। ऐसा क्यों हो सकता है भाई, बताएं। टास्क ज्यादा होते हैं सीईओ, एजुकेशन, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं सीईओ, वेटर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, सही है। और भाई हाई सप्लाई ऑफ वेटर्स, वेरी गुड पॉइंट। भाई बिलाल का एक पॉइंट आया है कि सर सप्लाई ऑफ वेटर काफी ज्यादा होती है। देखिए आप लोगों ने लेबर मार्केट पढ़ा हुआ है, वहां पे आपको डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर का गेम सिखाया था। ये भी बताया गया था जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस गिर जाती है ना। इसी तरह अगर सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगी तो वेज रेट भी क्या हो जाएगी। अब वेटर क्योंकि एक अनस्किल्ड जॉब है, इतनी ज्यादा आपको एजुकेशन उसके लिए नहीं चाहिए, इतनी स्किल्स नॉलेज आपको उसके लिए नहीं चाहिए, तो सप्लाई कंपैरेटिवली ज्यादा होती, सप्लाई बढ़ेगी तो बेच गिर जाएगी। सुभान का पॉइंट है कि जी वर्कर इज वेटर इज अनस्किल्ड, सही पॉइंट है। ईशान का पॉइंट आया है सर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, सीईओ को ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इस वजह से उसकी जो वेजेस हैं वो ज्यादा होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, सही है। अब जरा आंसर लिखना स्टार्ट करें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज बैंक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज बैंक इज मोर क्वालिफाइड, सीईओ लिख सकते हैं लेकिन पहले चीफ एग्जीक्यूटिव लिख दो उसके बाद सीईओ लिख, is more qualified and educated than a waiter. CEO of a large bank is more qualified and educated than a waiter. Full stop. CEO is trained. CEO is trained and more skillful
and more skillful than a waiter, and more skillful than a waiter, helping him earn a higher income. Helping him earn a higher income. Done? Next paragraph. CEO CEO might belong to a trade union. बेटा आप लोगों को लेबर मार्केट में ट्रेड यूनियन का एक पॉइंट सिखाया गया था। ट्रेड यूनियन एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको आपके राइट सिक्योर करती है, आपको हेल्प करती है, आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग करवाती है। सीईओ अगर एक ट्रेड यूनियन का पार्ट है, अगर मैं और ज्यादा डिटेल में बात करूं तो आप लोगों ने व्हाइट कॉलर यूनियन का नाम सीखा था लेबर मार्केट में। व्हाइट कॉलर यूनियन जो होती है वो इन्हीं लोगों की होती है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है ट्रेड यूनियन से बिलोंग करे, जिसकी वजह से उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। तो सीईओ माइट बिलोंग टू अ ट्रेड यूनियन कॉमा हैविंग मोर बार्गेनिंग पावर, हैविंग मोर बार्गेनिंग पावर एंड गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, एंड गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ। सप्लाई ऑफ वेटर इज कंपैरेटिवली हाई, supply of waiter is comparatively high, which puts a downward pressure, which puts a downward pressure on their wages, comma. CEO on the other hand, CEO on the other hand, perform a much stressful job. CEO on the other hand, perform a much stressful job and less in supply, and less in supply, leading to higher wages. अब बेटा हर बंदा तो सीईओ बनने से रहा, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली उनकी कम होती है, जिससे उनकी वेजेस कंपैरेटिवली बढ़ जाए। समझ गए बात को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। डिस्कस वेदर और नॉट फ्री ट्रेड विल इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। डिस्कस करें, ये बताएं क्या फ्री ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या नहीं होती। बेटा व्हाट इज फ्री ट्रेड? व्हाट इज फ्री ट्रेड? नहीं यार, व्हाट इज फ्री ट्रेड बेटा? फ्री ट्रेड एक ऐसा ट्रेडिंग तरीका होता है जिधर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं विदाउट टैरिफ, विदाउट कोटा, विदाउट प्रोटेक्शनिज्म। याद आ गया? तो फ्री ट्रेड वो चल रहा होता है। तो बेटा किस तरह जाना है आपने? आपने मिनिमम 5 पॉइंट लिखने हैं, मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखने हैं। अब मुझे नहीं समझ आता कि आप लोगों को क्यों, कितना मुश्किल है एक चीज को समझना। मैंने जब एक चीज आपको बताई हुई है कि वेन वन वेल एक्सप्लेन पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स, तो 6 मार्क के हिसाब से 3 पॉइंट आ गए, 4 मार्क के हिसाब से 2 पॉइंट आ गए। तो भाई एक कुछ बच्चे कहते हैं सर 8 मार्क अगर सवाल है तो 10 पॉइंट लिख दे बहुत है। अरे भाई क्यों लिखने हैं 10 पॉइंट? पागल हो क्या आप लोग? मिनिमम 5, मैक्सिमम 6। अब वो 5 का किस तरह रेशो बनेगा? 3 फेवर 2 अगेंस्ट, 2 फेवर 3 अगेंस्ट, या 3:3, 3 फेवर 3 अगेंस्ट, इससे ज्यादा आपने नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे पॉइंटर्स आना शुरू हो गए हैं। पहला पॉइंट आया हुआ है, मोर कंजम्पशन में लीड टू मोर जीडीपी थ्रू मोर आउटपुट। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि देखिए जब आपके पास, लेकिन यहाँ पर एक मसला है बेटा, कंजम्पशन से जीडीपी कैसे बढ़ेगी? हम लोग, ये गलत पॉइंट है, हम फिस्कल पॉलिसी थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं। सफान, more exports will increase revenue which will be used to increase spending, increase AD, increase GDP। ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। आपका X बढ़ेगा तो आपका ADB क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है। However, टैरिफ रिडक्शन में रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू। एक्सीलेंट पॉइंट भाई, मैंने टैरिफ्स लगाए हुए थे, मैंने अब टैरिफ्स को रिमूव कर दिया है, टैरिफ्स को मैंने हटा दिया है। तो जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट टैरिफ से कमाता था, अब वो रेवेन्यू गवर्नमेंट नहीं कमाएगी। तो फिर ये मसला आ जाएगा मेरे पास। सनसेट एंड सनराइज इंडस्ट्रीज विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। एक्सीलेंट पॉइंट। जब बाहर से प्रोडक्ट आएगा तो लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा, खास तौर पे सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज के ऊपर।
बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंट पॉइंट। बेटा आप लोग जब बाहर से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं विदाउट एनी टैरिफ वगैरह, तो आप मशीन भी तो मंगवा सकते हैं। मशीन आएगी, इनोवेशन आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी। मे लीड टू डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बहुत अच्छा पॉइंट है। कैसे? बेटा टैरिफ हट गया, टैरिफ हटने से जितना भी इंपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा। सही है। अब जब इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो लोग पागलों की तरह इंपोर्ट्स करवाएंगे, पागलों की तरह इंपोर्ट्स करवाएंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कम होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, रॉ मटेरियल कुड बी चीपर। वेरी गुड पॉइंट भाई सुभान का। लेट से मैं बाहर से स्टील मंगवाता हूँ, स्टील इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, नेसेसिटी गुड है। टैरिफ लगने की वजह से स्टील महंगा था, टैरिफ हट गया, स्टील सस्ता हो जाएगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, आपकी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये भी एक फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट है। इनोवेशन आ रही है, कंट्री स्पेशलाइज हो रही है, 50 तरह के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आप लिख सकते हैं। सही है। अब आइएगा जरा आप लोग आंसर लिखना अपना स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा जरा। फ्री ट्रेड इज व्हेन, फ्री ट्रेड इज व्हेन ट्रेडिंग इज परफॉर्म्ड बिटवीन कंट्रीज। Free trade is when trading is performed between countries without any restriction, without any restriction, such as tariff, quota, etc. Such as tariff, quota, etc. ठीक है, full stop. Free trade will make import of raw material. Free trade will make import of raw material cheaper, which would increase aggregate supply, which will increase aggregate supply and reduce price level, and reduce price level as shown in the diagram. जब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग डायग्राम कौन सी बनाएं और किस तरह लिंक करें और क्या करें, बेटा जब आपके पास कॉस्ट कम होगी तो आपकी सप्लाई बढ़ती है ना, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। डायग्राम बना दूं? ठीक है, डायग्राम बनाए जरा सारे जल्दी से। नहीं नहीं, बेचनी नहीं है आपने, बेटा नोटबुक में बनाओ। बना ली? सबने बना ली? अब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करें। एज शोन इन द डायग्राम, कॉमा, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, the reduction in cost of production will shift aggregate supply rightwards, will shift aggregate supply rightwards, reducing the price level, leading to economic growth. ठीक है, बस दो लाइनों में एक्सप्लेन करना, ज्यादा लंबी नहीं करनी। लीडिंग टू इकोनॉमिक, डन, फुल स्टॉप। ये पूरा एक पॉइंट चला है मेरा। ये लंबा क्यों है? क्योंकि मैंने डायग्राम बना दी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्री ट्रेड विल हेल्प विद, free trade will help with movement of capital goods. Free trade will help with movement of capital goods as well. With movement of capital goods as well, helping an economy,
helping an economy in research and development, in research and development and quality of product. Yeah, improving the quality of product. रिलेशनशिप, हाँ बेटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं. डन. नेक्स्ट पैराग्राफ. द इंक्रीज कंपटीशन, the increased competition will motivate domestic producers. The increased competition will motivate domestic producers to improve their quality and price, comma, making an economy, making an economy internationally comparative, internationally comparative, further improving balance of trade, further improving balance of trade. Full stop. डन. अब मैं जा रहा हूं अगेंस्ट कि भाई क्यों आपको ये फायदा नहीं देगा. हाउएवर, नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउएवर, ड्यू टू फ्री ट्रेड, however due to free trade, consumers may start to import more, consumers may start to import more, which will decrease aggregate demand, which will decrease aggregate demand and worsen balance of trade, and worsen balance of trade. अच्छा बेटा, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होने की डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं तो इतनी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ. कंटेंट वर्ड्स एंड खराब होने से मतलब क्या आपका? हम्म. देखिए ये पर डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स पे. मैं क्यों 6 पॉइंट लिखवाता हूँ? अब देखिए जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से 8 मार्क का मतलब है 4 पॉइंट आपको लिखने चाहिए. ठीक है ना. लेकिन मैं यहाँ पे 6 पॉइंट क्यों कहता हूँ लिखो, 5 भी ना लिखे. वो यही वजह है कि यार अगर एक पॉइंट आपका गलत हो गया तो वो उसको इग्नोर करके दूसरे पे चला जाए. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ. लोकल बिजनेसेस कॉमा, local businesses, comma, sunset and sunrise industries, sunset and sunrise industries will be negatively affected. Sunset and sunrise industries will be negatively affected by this step, will be negatively affected by this step, as consumers might prefer, as consumers might prefer imported goods, imported goods over locally manufactured goods, as consumers might prefer consumer good or imported goods over locally manufactured goods, resulting in resulting in closure of those firms, resulting in closure of those firms, leading to unemployment, leading to अनएम्प्लॉयमेंट. डन. अच्छा, ये लास्ट पॉइंट मैंने डेवलप नहीं किया हुआ, ये मैं आप लोगों के सामने डेवलप कर देता हूँ. अच्छा, लिखना स्टार्ट करें. नेक्स्ट पैराग्राफ में टैरिफ, टैरिफ हेल्प्स गवर्नमेंट, हेल्प्स गवर्नमेंट अर्न टैक्स रेवेन्यू which is which is further spent by government, which is further spent by government
टू अचीव डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, टू अचीव डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि देखो टैरिफ जो है ना आपको रेवेन्यू कमाने में इस्तेमाल होता है, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है टू अचीव डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। ठीक है, अच्छा, रिमूवल ऑफ दिस बैरियर, रिमूवल ऑफ दिस बैरियर will reduce will reduce tax revenue for government, कि भाई अगर ये हम लोग बैरियर हटा देंगे तो जो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कमाता था वो कमा ही नहीं पाएगा। will reduce tax revenue for government, also leading to a reduction in government spending, also leading to a reduction in government spending, which will reduce economic growth, spending which will reduce इकोनॉमिक। ठीक है जी, ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा। ये 6 पॉइंट क्यों लिखे हैं भाई? फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट गलत हो जाता है, ये पॉइंट गलत है, तो एग्जाम में इसको इग्नोर करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आपको 2 मार्क दे दो। समझ गए बात को बेटा? क्लियर है सारी कहानी? मैं अभी पास्ट पेपर्स पे इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को सारे सारे आंसर्स खुद लिख पाऊँ। ठीक है, तभी हमारा मुश्किल से एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पा रहा है या 2 हो पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जनरली देख लेते हैं पॉइंटर्स की सूरत में। पार्ट डी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पहले देख लेंगे इसका। कहता है द सेंट्रल बैंक ऑफ मेडागास्कर इंटरवीन्स इन द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कहता है जी कि जो सेंट्रल बैंक है, बेटा ये आप लोग कॉपी कर रहे हो ना, सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें इंटरवीन करता है मेडागास्कर का। हाउएवर मेडागास्कर हैज अ लार्जली मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। कहता है कि मेडागास्कर में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है? मार्केट इकोनॉमिक। Nearly 70% of Madagascar's population live in poverty. 70% लोग गुर्बत में रहते हैं। Most of the country's industries are labor intensive. In 2020, Madagascar had an economic growth rate of 6% and a deficit on the current account of balance of payment of 0.6 billion. 0.6 बिलियन का आपके पास डेफिसिट भी चल रहा है। डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो आपके पास नोट्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जहां पे ट्रांजैक्शन ऑफ करेंसी हमारे पास चल रही है, सही है, और हमारे पास जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के प्रोसेस के थ्रू करेंसी का रेट डिसाइड हो जाता है। एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई अ फर्म में अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव अप्रोच। बताएं जी। फर्म्स क्यों लेबर इंटेंसिव? अब मेरा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना कि पूरे मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट मैं ही खत्म करूं। वेजेस में भी लोअर देन इंटरेस्ट। बेटा देखिए, 2 तरह के बिजनेस होते हैं, या तो कैपिटल इंटेंसिव या तो लेबर इंटेंसिव। मैं लेबर इंटेंसिव क्यों जा रहा हूं? हो सकता है कि मशीन मुझे महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से डेवलप करेंगे आंसर को? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी है ना, सॉरी 3 का पार्ट, देखें जरा, कॉपी करें साथ साथ। अच्छा जी, फर्म्स might prefer being might prefer being labor intensive because wage rate is cheaper than interest। ठीक है, कि आपका जो वेज रेट है वो इंटरेस्ट के मुकाबले में सस्ता है। अच्छा, अगर वेजेस सस्ती हैं तो दिस विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट
प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज, क्योंकि हमें बिजनेस के हिसाब से लिखना है, ठीक है। लोअर वेजेस, लोअर वेज, कॉपी करें, लोअर वेज will reduce cost of production, will reduce cost of production and profitability of business will rise, ठीक है, डन। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में भी हायर देन कैपिटल, देखो यार ये पॉइंट जो है ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि इंसान की प्रोडक्टिविटी मशीन से ज्यादा हो, ये इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है, ये गलत पॉइंट है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई अगर मैं कस्टमर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं समझ ले जी, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है, केक आप बनाते हैं कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस के अंदर से जॉब प्रोडक्शन कहते हैं, तो आपको लेबर चाहिए होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, भाई मशीनें तो बाल नहीं काटती ना हमारे, मशीनें तो हमारा इलाज नहीं कर रही बैठ के, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से, एक नेचर ऑफ बिजनेस, सर नेचर ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि दिस बिजनेस माइट बिलोंग टू अ सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, हम सर्विस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, इसीलिए हमें वर्कर्स चाहिए, जो वर्कर्स डिफरेंट काम करें, जैसे कि बार्बर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड, आप यहां पे लिख सकते हैं जॉब प्रोडक्शन वाली कहानी जो आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ी हुई है। सर जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? जॉब प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम लोग कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। एग्जांपल दर्जी, दर्जी वैसे तो सर्विस इंडस्ट्री में भी आता है, लेकिन जो टेलर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है ना। मशीन्स कहाँ पे यूज होती है? फ्लो प्रोडक्शन में या बैच प्रोडक्शन में। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है कहानी? पार्ट ए और पार्ट बी डन है बेटा। इसका पार्ट सी और पार्ट डी के लेंदी है, हम लोग इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा कि ये ईयर हमारा चल रहा है। चाहिए, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।